लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का फैसला रोक दिया है, यानी पलट दिया है। और चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को यानी सरकार को 5 बड़े झटके लग गए हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि एससी ने क्यों लगाई केंद्र के फैसले पर रोक। दूसरा, चुनाव आयोग का बीजेपी पर क्या एक्शन लिया गया जब विपक्ष ने ये शिकायत की कि बीजेपी एमसीसी यानी आचार संहिता को तोड़ रही है। तीसरा, सरकार ने रोके कांग्रेस के सारे पैसे। ये पूरा मामला क्या है? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भैया सरकार ने हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन इस पर बीजेपी ने क्या कहा आप वो भी सुनेंगे। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट का ईसी नियुक्ति पर क्या फैसला आया है। जब आज सुनवाई थी तो आज क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और पांचवा, एसबीआई ने ईसी को दे दिए हैं सारे यूनिक नंबर। तो देखिए, एसबीआई से सारे यूनिक नंबर इलेक्शन कमीशन के पास आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ लगाई थी और अब फाइनली हम और आप ये जान पाएंगे कि किस पार्टी ने किसको कितना चंदा दिया है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई केंद्र के फैसले पर रोक। तो देखिए, सरकार ने कल ही ये नोटिफाई किया था कि हमने जो ये फैक्ट चेक यूनिट बनाई है यानी एफसीयू, और जो हमारी पीआईबी है अब उसको वही माना जाए। तो फैक्ट चेक यूनिट बना दिया पीआईबी को। और ये किसके तहत हुआ? आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2023 पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी है। जो सरकार ने कल नोटिफिकेशन जारी की है उस पर रोक लगा दी कि जब तक ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है तब तक इसको होल्ड पर रखा जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि केंद्र सरकार ने कल ये बोल दिया था नोटिफिकेशन जारी करके कि अब जो है पीआईबी को एफसीयू कंसिडर किया जाए। और इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें ये प्रावधान थे, अगर एफसीयू यानी फैक्ट चेक यूनिट कोई भी खबर को बता देती है कि ये गलत खबर है, ये फॉल्स न्यूज है, तो चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जिस भी यूजर ने उस खबर को पोस्ट किया हो, चाहे वो मीडिया चैनल हो या कोई भी हो, तो उसको वो खबर डिलीट करनी पड़ेगी यानी हटानी पड़ेगी। और उसको कोई लीगल एड यानी कोई लीगली वो जाके लड़ भी नहीं पाएगा। इसमें यह प्रावधान था संविधान के अधिकार के खिलाफ। और इसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी ये जो पूरी है टिप्पणी जब की थी, और जब कोर्ट ने ये बताया कि ये संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं सबको उसके खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसके खिलाफ है। और इस पे अभी ऑब्जर्वेशन चल रही है, ये मामला अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट में इसका सुलटारा नहीं हो जाता है तब तक ये जो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है हम इसको खारिज करते हैं। और ये भी बता दूं, याचिकाकर्ताओं ने ये कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। और कौन कौन थे याचिकाकर्ता? कुणाल कामरा, स्टैंड अप कॉमेडियन, आपको पता होगा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, AIM, इन सब ने याचिका डाली थी। और इनका यह कहना था कि सिर्फ सरकार के लिए ही क्यों बने फैक्ट चेक, कि आखिरकार सरकार किसी भी अगर खबर पे चाहेगी तो उस पर रोक लगवा सकती है। तो सिर्फ सरकार के लिए क्यों? फैक्ट चेक जो होता है वो स्वतंत्र होना चाहिए यानी आजाद होना चाहिए। वो किसी भी सरकारी, किसी भी पार्टी, किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और चुनाव के समय ऐसा करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब 1 साल पहले जब रूल 6 अप्रैल 2023 को नोटिफाई जब आ गया, लागू हो गया, तो भैया ठीक चुनावों से पहले आप इसको क्यों ला रहे हो? तो इसका तो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि अभी आगे चुनाव है और इसमें आप खबरों को फिल्टर कर सकते हो। इस फैक्ट चेक यूनिट से आप अपना एजेंडा चला सकते हो। तो ये याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आपने एक तो 1 साल तक इसको पूरे ठंडे बस्ते में डाल के रखा और अब चुनावों से पहले आप नोटिफाई कर देते हो, तो ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चुनावों से पहले जब तक ये बॉम्बे हाई कोर्ट में मसला सुलझ नहीं जाता है तब तक हम इस पे अभी होल्ड लगाते हैं। केंद्र ने इस पे क्या कहा कि केंद्र ने कहा सिर्फ सरकार जानकारी से डील होगा, यानी सरकारी जानकारी से डील होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि हर खबर पे हम करेंगे। सिर्फ जो सरकारी ऑफिशियल रिकॉर्ड होंगे और अगर उसकी कोई गलत खबर फैलाई जा रही होगी तो उस पे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोलेंगे कि भैया आप डिस्क्लेमर लगा दो कि फैक्ट चेक यूनिट की तरफ से ये जो खबर है ये फेक बताई गई है। तो हम ये सिर्फ सरकारी ऑफिशियल खबरों के साथ करेंगे, हर खबर के साथ नहीं किएंगे। और केंद्र ने एक एग्जाम्पल भी दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अभी पहले ही फेसबुक में अभी एक खबर छपी थी, फेसबुक के थ्रू ट्रैवल की थी कि CJI ने बोला है सबको कि प्रोटेस्ट करो आके, और वो खबर फेक थी। और यही उदाहरण केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने ये बात बताया कि हम इस तरीके से चाह रहे थे। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का 11 मार्च का आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा अभी हम इस पे चुनावों से पहले केंद्र के इस फैसले पर रोक लगाते हैं।
अब दूसरा है कि चुनाव आयोग ने इस पत्र में बीजेपी पर क्या एक्शन लिया है। तो देखिए, मैं आपको कहानी बता देती हूँ कि विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस ने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये शिकायत दर्ज की। इलेक्शन कमीशन के पास गए और बोला कि बीजेपी ने एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जब चुनावों की डेट्स अनाउंस होने वाली थी या हो गई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, आपके पास भी वो व्हाट्सएप मैसेज आया होगा, विकसित भारत का एक मैसेज आया। तो देखिए, मैं आपको सिंपली बता दूं, मेरे पास तो वो मैसेज आया था एक दिन पहले यानी रात में 11 बजे, और अगले दिन चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। लेकिन इस पत्र में साफ साफ कहा गया है कि उनकी तरफ से ये मैसेज आचार संहिता से पहले भेजा गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के चलते जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, तब वो विकसित भारत वाला मैसेज जो प्रधानमंत्री मोदी ने हर किसी के नंबर पर भिजवाया था, वो एक तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग थी, वो अपना काम गिनवा रहे थे। तो वो आचार संहिता जब लग गई, जब चुनावों की तारीखें आ गई, उसके बाद वो लोगों के व्हाट्सएप पर पहुंचा। तो कईयों ने ये कंप्लेन कराई कि भैया मोदी जी ने यानी बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लेकिन आज जो है निर्वाचन आयोग का इस पे आ गया है पूरा लेटर, और बीजेपी को ये कहा है कि अब ये जो आपका विकसित भारत वाला जो व्हाट्सएप पे ये सर्कुलर भेज रहा है, अब किसी के पास नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल जो लिमिटेशंस होती है वो इतना थोड़ी ना खींचेगी। तो आप इस पे रोक लगा दो। अब अगर कहीं पे भी ये मैसेज पहुंचता है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब तीसरा सवाल है कि क्या सरकार ने कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, क्या उनके सारे पैसे रोक दिए हैं। तो आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राहुल गांधी इधर बैठे हैं, खड़गे इधर बैठे हैं और सोनिया गांधी इधर बैठी है, और ये तीनों जन ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने हमारे बैंक खातों पर होल्ड लगा दिया है, और जो उनके मित्र हैं आईटी वाले, उनसे कहकर हमारे ऊपर 200 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। तो ना तो हम पोस्टर छपवा सकते हैं, चुनाव सर पर है, ना हम किसी को बोल सकते हैं रेल का टिकट लेकर चले जाओ हमारे लिए कैंपेनिंग करने, अब हमारे पास जेब में 2 रुपए भी नहीं है। तो ये सब कहना था राहुल गांधी का। और मैं आपको एक ट्वीट पढ़ा देती हूँ जीतू पटवारी का। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते करीब 1 महीने पहले फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस को देश की 20% जनता वोट देती है, लेकिन आज हम रेल टिकट नहीं खरीद सकते, हम विज्ञापन नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है चुनाव सर पर है और हमारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं, तो हम कहां से खर्चा करेंगे। 14 लाख रुपए का मामला था और 200 करोड़ रुपए का हम पर जुर्माना लगा दिया है, जिस पर प्रावधान ये कहता है, रूल ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बस 10,000 का जुर्माना लग सकता है। उस पे आईटी वालों ने हम पे 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है, जबकि मामला सिर्फ 14 लाख का था। ये कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक साजिश है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इन्होंने डायरेक्ट पीएम मोदी पर यह हमला बोला है। आज देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस पे सबसे पहले आप राहुल गांधी की ये बाइट सुनिए, और उसके बाद सोनिया गांधी जो एक लंबे टाइम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, उन्होंने पीएम मोदी को डायरेक्ट चुनौती दी, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोला, उन्होंने अपने इस पूरे मामले पे बोला। तो दोनों की सबसे पहले आप ये 2 बाइट सुनिए। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly, they can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. तो आपने बाइट तो सुन ली, अब आप इसका सबूत भी देख लीजिए। जो अतुल पाटिल हैं, जो कि कांग्रेस के हैं, इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 30 साल बाद जागा है, क्योंकि जो मामला 1994 और 1995 का था, उसको कब नोटिफाई, उस पर कब एक्शन लिया गया? 30 साल के बाद, यानी 2024 में, चुनावों के ठीक पहले। तो इसका क्या सोचा जाए? देखिए, 14 लाख के लिए 212 करोड़ का जुर्माना,
वाह भाई वाह, मोदी का है जमाना। तो इन्होंने ये ट्वीट किया, ये एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया विद दिस स्क्रीनशॉट, जिसमें साफ दिख रहा है कि असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है 1994 और 1995, लेकिन इस पे जो कार्रवाई हुई है वो 2024 में हुई है। और अब आप ये देख लीजिए कि आखिर बीजेपी ने इस पे क्या पलटवार किया है। तो देखिए, जेपी नड्डा ने एक बड़ा सा पोस्ट किया है और इस पे वो यही आरोप लगा रहे हैं कि जिस पार्टी ने हमेशा से हर सेक्टर को लूटा है और अब वो ये सारे बहाने करके ये बता रही है कि हमारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, तो ये तो यही कह रहे हैं जब आप डिफॉल्टर हो, जब आपने गलती की है तो आईटी डिपार्टमेंट आपके ऊपर एक्शन लेगा, इसमें सरकार क्या कहेगी। और अब आप ऐसे बहाने देकर ये बताना चाह रहे हो कि भैया अब आपके चुनाव जीतना एकदम मुश्किल है क्योंकि आपका फाइनेंशियल ट्रबल है। तो ये देखिए, सामने जेपी नड्डा का ट्वीट है जिन्होंने पूरा अटैक साधा है कांग्रेस पे। और अब आप बीजेपी की तरफ से ये दो बाइट भी सुन लीजिए। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा। द एरा ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट इज ओवर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये एरा नहीं है अब, चाहे आप गांधी परिवार के ही क्यों ना हो सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर इट इज नॉट द बैंक अकाउंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन, इट इज द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन। अब चौथा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ईसी नियुक्ति यानी इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति हुई है नए तरीके से, नए कानून से, उस फैसले पर उसने क्या कहा। तो देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कुछ टिप्पणियां की हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। तो अब देखिए, इस नए कानून में क्या था कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई है उस पैनल से सीजीआई को हटा दिया गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया और उनके बदले कैबिनेट मंत्री को लिया है। तो पहले जो ये पैनल था जो डिसाइड करता था कौन इलेक्शन कमिश्नर्स चुने जाएंगे, उस पैनल में कौन कौन हुआ करता था, प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद एक सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरा एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लेकिन ये जो मोदी सरकार नया कानून लेकर आई उसमें उन्होंने सीजीआई को हटा दिया और रिप्लेस कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर से यानी मंत्री से, और यही पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में जज कहते हैं कि अभी जो ये दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई है इसको सरकार ने इतनी जल्दीबाजी में कैसे चुन लिया। 200 लोगों के नाम थे, उस पे आप 2 घंटे में 6 नाम आपने कैसे सेलेक्ट कर लिए। 200 लोगों की कैंडिडेट्स की लिस्ट थी इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, उस पे सरकार ने 6 पर मुहर लगाई और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने यही पूछा कि 6 चुनने में बस आपको 2 घंटे लगे, ये क्या बात हुई। और 2 सीट के लिए 2 सीटें खाली थी, आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर्स दोनों ही सिर्फ वहां पे सीईसी बच गए थे और दोनों इलेक्शन, एक का तो रिटायरमेंट हो गया था और एक जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर चुने गए उनकी 2 सीटें खाली थी और सरकार ने सिर्फ 6 नाम ही सुना, यानी ये जो पैनल था उसने सिर्फ 6 नाम ही सुझाए, 10 क्यों नहीं, कम से कम एक सीट पे आप 5 तो रेकमेंड करते, फिर उसके हिसाब से ये पैनल जो है पूरा देखता कि किसे करना है किसे नहीं करना। और मैं आपको बता दूं, ये जो विपक्षी चीफ हैं यानी अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट मिनिस्टर ने तो पहले ही डिसाइड कर रखा था कि कौन इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, मुझसे इतना राय मशवरा नहीं किया गया। तो उन्होंने जो है आरोप भी लगाया था। तो अभी पूरा मामला अभी चल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अब इलेक्शन कमिश्नर्स को हटा दें या इस पर रोक लगा दे, चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 2023 का फैसला नहीं कहता कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकती क्योंकि इससे सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा। नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं की जांच करने का पूरा भरोसा दिलाया है। बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि सिलेक्शन पैनल को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने के लिए वक्त क्यों नहीं दिया गया।
कोर्ट ने 2023 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी, यानी चुनावों के बाद। और 5वां देखिए कि फाइनली एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड से यानी चुनावी चंदे से रिलेटेड सारे यूनिक नंबर दे दिए हैं। और देखिए आज ये पूरा जो एसबीआई की तरफ से एक पीडीएफ आता है, एक पत्र आता है, उसमें लिखा हुआ है ये कि हमने सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी है। और उस जानकारी में क्या क्या है? द नेम ऑफ द परचेजर ऑफ द बॉन्ड यानी किसने खरीदा है, द डिनोमिनेशन एंड स्पेसिफिक नंबर यानी वो यूनिक नंबर जो चाहते थे सुप्रीम कोर्ट, जिसपे लताड़ भी लगाई थी एसबीआई को कि आपने इतना बता दिया किस किस पॉलिटिकल पार्टी ने दिया, आपने ये बता दिया किस किस ने दिया है, लेकिन इन दोनों को लिंक कैसे करें, वो यूनिक नंबर क्या है। तो वो यूनिक नंबर भी अब एसबीआई ने ईसी को दे दिया है। द नेम ऑफ द पार्टी दैट हैज एनकैश्ड द बॉन्ड यानी अब पता चलेगा कि किस परचेजर ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। हालांकि अब 2 चीजें ये नहीं बताई गई हैं कि केवाईसी डिटेल क्या है परचेजर की यानी डोनर की, और जो बैंक अकाउंट है पार्टी का, क्योंकि इन दोनों को ये कहना है एसबीआई का कि साइबर सिक्योरिटी के कारण ये दोनों चीजें हमने आपको अभी तक नहीं दी है, पूरी केवाईसी डिटेल। और तो और हमने ये भी नहीं बताया है कि पूरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बस उसके जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो हम बता देंगे, और जो ये केवाईसी है उसको अभी तक हमने गुप्त रखा है। आगे के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।